आज की डेट है अक्टूबर 2023 और आपका प्रीलिम है 26 मई को 2024 में। ठीक है। तो आज से अगर आपको प्रीलिम का देना होगा तो आपके पास सिर्फ 195 डेज बचते, तो प्लीज़ बी सीरियस। आज का पेपर देखेंगे द हिंदू, संडे एडिशन है, स्पेशल एडिशन। फर्स्ट न्यूज़ देखेंगे, गगनयान टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल। ठीक है, गगनयान के लिए जो टेस्ट की थी फ्लाइट वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इसरो हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट टू डेमोन्स्ट्रेट अ क्रू एस्केप सिस्टम। कौन सा सिस्टम? क्रू एस्केप सिस्टम, मतलब जो आदमी बंदे भेजने वाले थे अपन, क्रू, क्रू मतलब बंदे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको बोलेंगे क्रू एस्केप सिस्टम। तो उसका टेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, फॉर द गगनयान मिशन दैट एम्स एट पुटिंग ह्यूमन इन द स्पेस। गगनयान मिशन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अपने को ह्यूमंस को स्पेस में डाल लेके जाके वापस लाना है, इसलिए गगनयान मिशन किया गया था। ठीक है, तो 2025 में, ठीक है, 2025 में ये बोला गया है कि फर्स्ट, मतलब गगनयान मिशन अपना कंप्लीट हो जाएगा और 2040 में, ठीक है, इंडिया ने बोला है कि हम फर्स्ट ह्यूमन, मतलब फर्स्ट इंडियन ह्यूमन, मतलब जो हमारी तरफ से, इसरो की तरफ से एक ह्यूमन हम स्पेस में उतारेंगे, मतलब मून के ऊपर उतारेंगे, ये उन्होंने बोला है। डिफरेंस समझिए, 2025 में सिर्फ फ्लाई बाय करके आएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस आएंगे ह्यूमंस। इंडियंस सिर्फ जाएंगे और आएंगे, वो वहां पे कहीं लैंड वगैरह नहीं करेंगे। 2040 में वी विल लैंड ऑन द मून, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इंडिया बनाने वाला है और एक जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो ये कब तक बनाएगा? अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडिया ने कौन सी डेट दी है कि खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की। ठीक है, देखते आगे क्या बोला है। आफ्टर द ट्वाइस रीशेड्यूलिंग ऑफ फ्लाइट ड्यू टू द बैड वेदर एंड टेम्पररी डिलेइंग द लॉन्च। ठीक है, बैड वेदर की वजह से दो बार इसको रीशेड्यूल किया गया था। ठीक है, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1, ठीक है, TVD1 फ्लाइट वॉज मेन टू स्टिमुलेट द अबॉर्ट सिचुएशन। जब अबॉर्ट करना होगा, मतलब मिशन बंद करना होगा और लोगों क्रू को वापस लाना होगा, मतलब किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, तो उसके लिए ये टेस्ट मिशन किया था, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, एंड डेमोन्स्ट्रेट द सिस्टम टू सेफली कैरी द क्रू मॉड्यूल आउट ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कोई अगर इमरजेंसी आती है स्पेस के अंदर और क्रू मेंबर को बाहर निकालना होगा, उसके लिए टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 किया गया था। ठीक है, और ये सक्सेसफुल हो गया इंडिया की तरफ से। ठीक है, इतना याद रखिए इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये दो तीन चीज़ें, 2025 में इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेज के वापस लाएगा, 2040 में मून के ऊपर लैंड करेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। इंटीग्रेट कास्ट सेंसस विथ डिकनल सेंसस। स्टैलिन जो चीफ चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, इन्होंने बोला है कि आप कास्ट सेंसस को इंटीग्रेट करो, जो आप डिकेनल, मतलब 10 साल में एक बार जो सेंसस लेते हैं उसके साथ। ठीक है, अभी देखिए क्या इशू है। बिहार जो गवर्नमेंट है, बिहार ने इस साल कास्ट सर्वे किया है। ठीक है, कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस नहीं किया है। कास्ट सेंसस करने की सिर्फ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कास्ट सर्वे करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कास्ट सर्वे का मतलब ये होता है कि आप हर घर में आपके ऑफिशियल्स भेज के सिर्फ एक डाटा कलेक्ट कर सकते हो फॉर मेकिंग योर पॉलिसीज। ठीक है, आपको पॉलिसीज बनाने के लिए जो रॉ डाटा चाहिए वो आप कलेक्ट कर सकते हो आपके पब्लिक से, लेकिन आप सेंसस नहीं कर सकते। सेंसस करने की पावर सिर्फ सेंटर के पास है। ठीक है, तो इसके लिए जो सीएम है तमिलनाडु के, उन्होंने बोला है कि सेंटर को बोला कि आप जब डिकनल सेंसस करोगे तो भी आप कास्ट सेंसस भी उसके साथ करवाओ। ठीक है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन हैज रिटर्न टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिक्वेस्टिंग हिज इंटरवेंशन टू इंटीग्रेट द कास्ट सेंसस विथ नेशनल डिकेडल सेंसस। ठीक है, यहाँ पे कास्ट सेंसस वर्ड दिया गया है, लेकिन ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट सर्वे है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्ट सेंसस सिर्फ, कोई भी सेंसस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, CM said that the initiative lacked the statutory stamp without the legislative backing for such data collection. सही बात है। Since the census as a subject was in the union list of the constitution. ठीक है, ये यूनियन लिस्ट में आता है, इसलिए हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। Hence, we are of the considered view that only the statutory census of India with the critical caste related data inputs would be able to provide appropriate platform for holding social justice. तो इसकी वजह से एक सोशल जस्टिस आएगा, हम इसके ऊपर कुछ पॉलिसी वगैरह बना सकेंगे, ये इन्होंने बोला। स्टैलिन सेड ओनली
Such an integrated census at national level could provide comprehensive and a reliable data on caste composition of society and its reflects on the socio-economic indicators. तो ये सोसाइटी का कास्ट बेस्ड डाटा लाने के लिए आपको कि सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी कंडक्ट करना चाहिए डिकनल सेंसस के साथ, ठीक है। यही इन्होंने बोला है, बाकी कुछ भी नहीं इस इशू में। बिहार का केस याद रखिए, बिहार को क्लीन चिट मिली है कोर्ट में भी, कोर्ट ने भी बोला है, सपोर्ट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, उनके पटना हाई कोर्ट ने इसको जजमेंट दिया था। और कास्ट सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है। अभी हर स्टेट अपना अपना सर्वे कंडक्ट कर रही है, जहाँ पे भी ऑपोजिशन की पार्टी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है। तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी बोला गया मैनिफेस्टो में कि अगर कांग्रेस आती है तो हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, ठीक है। कर्नाटक में भी कास्ट सेंसस का डाटा रिवील नहीं किया अभी तक। तो जहां ये करने की वजह से तो आप पूरे सेंट्रल एक नेशनल लेवल पे ही इसको करो, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। बस इतना इस न्यूज में था, बाकी कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं। शरीफ रिटर्न टू पाकिस्तान अहेड ऑफ 2024 पोल। थोड़ी थीम लाइन समझिए क्या है इस इशू में। नवाब शरीफ, ये जो दिख रहा है बंदा, इसका नाम है नवाब शरीफ। ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनके ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो लंदन चले गए और वहां पे उन्होंने स्टे किया। 4 साल तक वो लंदन के अंदर ही थे, ठीक है। उनको कोई एग्जाइल में गवर्नमेंट ने नहीं भेजा था, उसको उनको ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इनकी पार्टी क्या है, पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये इनकी पार्टी है। और इन्हीं के पार्टी के अभी के जो करंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है शाहनवाज शरीफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका उनका नाम है शाहनवाज शरीफ। वो पाकिस्तान में अभी उनकी गवर्नमेंट 2022 से इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और उनको हटा दिया और इनकी गवर्नमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश की, ठीक है। किसकी, शाहबाज शरीफ की, ठीक है। और वो कौन से पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है। ये उनकी पार्टी का नाम है और इसी पार्टी के नवाज शरीफ भी है, ठीक है। तो अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले, 2022 से वो पावर में, 2024 में न्यू इलेक्शंस होने वाले। इसके लिए वो वापस आए पाकिस्तान से, अपना लंदन से पाकिस्तान में, ठीक है। देखते क्या है। द फॉर्मर पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रिटर्न होम ऑन सैटरडे, ओके, एंडिंग 4 years ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल इन लंदन। खुद से खुद वो एक्साइल में गए थे, मतलब घर छोड़ के जाना, ठीक है, वहां पे रहे वो। 73 ईयर्स की इनकी उम्र है। ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज एक्सपेक्टेड टू बी टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तहरीक इंसाफ किसकी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंसाफ ये इमरान खान की पार्टी है, इनसे इनको टफ गेम कंपटीशन मिलेगा। अभी इमरान खान जेल में करप्शन चार्जेस की वजह से, बस, ठीक है। Sharif stepped down as a prime minister in 2017 after he was disqualified for life from disqualified for life for public holding offices following an investigation into his family wealth आफ्टर 2026 पनामा पेपर लीक। पनामा का जो पेपर लीक हुआ था उसमें बहुत सारे इंडियंस का भी नाम है, ठीक है। उनके ऊपर इनका नाम आया था, उनके ऊपर फैमिली में करप्शन के चार्जेस थे, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू किया था, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया था कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से, ठीक है। लेटर द एंटी करप्शन कोर्ट सेंटेंस हिम 10 ईयर जेल ऑन अ ग्राफ्ट चार्जेस, ठीक है। उनके ऊपर जो जो करप्शन मतलब ब्राइब लेते हुए, ग्राफ्ट मतलब ब्राइब लेना के ऊपर के जो चार्जेस थे उसके ऊपर से उनको 10 साल का जेल टर्म दे दिया गया था, ठीक है। इमरान खान अलाउड शरीफ टू ट्रैवल टू अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट आफ्टर ही कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, ठीक है। उनको चेस्ट पेन था, इसलिए इमरान खान ने उनको बोला कि आप जा सकते हो चेस्ट पेन को रिलीफ करने के लिए। शरीफ लेटर प्रोलॉन्ग्ड ही स्टे इन लंदन, तो वहीं पे और गए। 2020 एंटी ग्राफ्ट कोर्ट इन इस्लामाबाद इशूड वारंट फॉर हिज अरेस्ट आफ्टर ही फेल्ड टू रिटर्न होम। वो वापस आए नहीं तो उनको अरेस्ट वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया। ऑन द थर्सडे द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टिल अक्टूबर 24 इन द केस क्लियरिंग द वे फॉर हिज रिटर्न। तो अभी इनको 2020 अक्टूबर 24 मतलब 2 दिन और, तब तक उनको अरेस्ट नहीं होगा, ये कोर्ट ने बोल दिया गया है, ठीक है। इतना इस न्यूज में, बाकी कुछ नहीं। नवाज शरीफ, थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स समझ लिया आपने, कौन कौन है अभी वहां पे पॉलिटिक्स में, ठीक है। शहबाज शरीफ, ये शाहबाज शरीफ या अभी की वहां के पीएम है और उन्हीं के पार्टी की ये, ठीक है। उसके बाद ट्रक्स कैरी एड एंटर
गाजा फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट से जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है वो अभी गाजा के अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसको पास दिया है, मतलब इसको अलाउ किया इसराइल ने बोला कि इजिप्ट अपनी एड भेज सकता है गाजा के अंदर। यही न्यूज है, ठीक है। इसके ऊपर क्या बोला है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन चीफ मार्टिन ग्रिफिथ, इन्होंने क्या बोला है, सेड द कन्वॉय मस्ट नॉट बी द लास्ट, ये लास्ट कन्वॉय नहीं है, और कन्वॉय आएंगे, एंड द डिलीवरी वुड बी स्टार्टेड सस्टेनेबल एफर्ट टू प्रोवाइड इसेंशियल सपोर्ट टू गाजा, ठीक है। जो इसेंशियल चीज है उनका सपोर्ट हम गाजा को करेंगे, ये उन्होंने बोला, ठीक है। एंड इंटरनेशनल टेंशन सोर्स, इंटरनेशनल टेंशन हमास इसराइल वॉर की वजह से बढ़ गई है। इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, was hosting a peace summit in कैरो ये कैपिटल इजिप्ट की, ठीक है। वहां पे वो पीस समिट कर रहे थे ऑन सैटरडे, अटेंडेड बाय द रीजनल एंड सम वेस्टर्न लीडर्स, ने इसको अटेम्प्ट किया। इजिप्ट हिस्टोरिकली अ की मीडिएटर बिटवीन हमास एंड इजराइल हैज कॉल टू रिस्टोर द लॉन्ग फ्रोजन पीस टॉक्स, जो शांति वार्ता है उसको, वो जो रुक गई है उसको रिस्टार्ट करने के लिए, जो फ्रोजन हो गई उसको फिर चालू करने के लिए इजराइल अपना सॉरी इजिप्ट एक बहुत बड़ा एक मेडिएटर, मतलब वो मेडिएट करता है, तो वो हिस्टोरिकली उसका काम है, ठीक है, उन्होंने की, इसलिए अभी वो पीस समिट भी उन्होंने वहां पे लिया है, ठीक है। बट द डिप्लोमेटिक एफर्ट लेड टू द वायलेंस मेड इट लिटिल हेडवे with Israel and its enemy Iran, supporter of Hamas and other armed groups among the absent from the Cairo talks, ठीक है। जो अभी पीस समिट हुआ था वहां पे ईरान मौजूद नहीं था, जो कि हमास को सपोर्ट करता है और अदर आर्म ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है, इसकी वजह से ये बोला जा रहा है, और इजराइल भी नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों भी अगर नहीं होंगे तो क्या ही पीस होगा, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला, बाकी कुछ भी नहीं इस न्यूज के अंदर, इतना याद रखें कि इजिप्ट इज सेंडिंग एड टू हमास, गाजा स्ट्रिप को वो एड भेज रहे, इतना ही इस न्यूज के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्मी प्रोजेक्ट उद्भव इंपॉर्टेंट है, टू टैप इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज, ठीक है। ये एक आर्मी का प्रोजेक्ट है उद्भव, इसके अंदर वो जो इंडिजिनस नॉलेज है जो अपने ग्रंथों में लिखा गया है, वो कुछ टर्म्स है फॉर द वॉरक्राफ्ट के लिए, तो उस टर्म को वो निकालेंगे ढूंढ के और उसको रीइन्वेंट करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको ऐड करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज होगी जैसे कि अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का बुक है उसके अंदर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से वो निकाल के उसको ये करेंगे, मॉडर्न न्यूज में लाएंगे उसको, ठीक है। क्या है आर्टिकल देखेंगे पूरा। द प्रोजेक्ट एम एट इंटीग्रेटिंग एंशियंट विजडम with modern military pedagogy through interdisciplinary research, workshop and leadership seminars. It will facilitate emergence of underexplored theories related to strategic thinking, ठीक है। An ambitious effort for integration of India's ancient strategic acumen, ठीक है, into contemporary military domain एंड डेवलप एन इंडिजिनियस स्ट्रेटेजिक वोकेबलरी, ठीक है। यही जो इंडिजिनियस स्ट्रेटेजिक जो शब्दकोश है उसी को ढूंढ के वो मॉडर्न जो वॉरफेयर टेक्निक है उसके लिए यूज किए जाएंगे, और कुछ टेक्निक्स भी वहां से वो निकालेंगे और जिसको मॉडर्न टाइम में यूज करेंगे, यही उन्होंने बोला है। रूटेड इन इंडियन फिलोसॉफी एंड कल्चर वॉज लॉन्च अंडर द प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर ये सारी चीजें की जाएंगी, यही उन्होंने बोला है। उसके बाद द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव is to synthesize ancient wisdom with the contemporary military practice, forging a unique holistic approach to address modern security challenges, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंज के लिए क्या क्या काम आ सकता है वो करेंगे। प्रोजेक्ट उद्भव ये इंपॉर्टेंट है, और कोलैबोरेशन बिटवीन किसके इसके बीच में कोलैबोरेशन है, आर्मी, इंडिया की जो आर्मी है, एंड द यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक थिंक टैंक है, ठीक है, डिफेंस सर्विस थिंक टैंक है, ठीक है, इतना याद रखिए। दोनों के बीच में आर्मी एंड यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच में ये एक थिंक टैंक, ये दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, इसके ऊपर भी सर्च करेंगे। नीति सारा किसने लिखा था, कमनंदकी इन्होंने लिखा था, और महाभारत, यहाँ से वो कुछ टर्म्स निकालेंगे और उसको वो मॉडर्न
इसके हिसाब से यूज करेंगे। द प्राइमरी डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट उद्भव, अभी अभी क्या क्या वो डिलीवर करेंगे, आर टू बी आर टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट मिलिट्री सिस्टम, पुराने मिलिट्री सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग, एंड इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक कल्चर थ्रू द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मिलिट्री सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स। ठीक है, इसके ऊपर काम करेंगे वो। एजुकेटिंग जूनियर मिलिट्री लीडर्स, उनको एजुकेट करेंगे जूनियर मिलिट्री लीडर्स को। इन्फॉर्मिंग सीनियर मिलिट्री कमांडर्स, उनको इन्फॉर्म करेंगे। एंड एकेडमिया अबाउट द थेरीज एंड कंसेप्ट एंड टीचिंग्स अवेलेबल इन द क्लासिकल टेक्स्ट, जो पुराने क्लासिकल टेक्स्ट है उसके अंदर की टीचिंग इनको अवेयर करेंगे। फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ नॉलेज पूल फॉर स्कॉलर्स एंड डिफेंस पर्सनल फॉर फर्दर स्टडीज which will create an understanding of relevance of these findings in the contemporary text। ठीक है, ये आर्मी ने बोला है कि करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, इतना ही है, यही जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। और यहाँ पे एक टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तिरुकुरल। ठीक है, द क्लासिकल तमिल टेक्स्ट ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, ठीक है, इन्होंने ये टेक्स्ट लिखा था, द तमिल फिलोसोफर। एडवोकेट द इथिक कंडक्ट इन ऑल एंडेवर्स, इथिक्स के बारे में बात की गई है, इंक्लूडिंग द वॉरफेयर, वॉरफेयर के अंदर भी जो इथिक्स चाहिए उसके ऊपर उन्होंने बात की गई है। दिस अलायंस विद द मॉडर्न मिलिट्री कोड ऑफ इथिक्स, ये अभी के मॉडर्न मिलिट्री कोड ऑफ इथिक्स के साथ, मिलिट्री कोड ऑफ इथिक्स अभी जो है, जो नीति शास्त्र है इथिक्स मतलब, उसके ये अलाइन करता है, उसके जैसा ही है, ऑफ वॉर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेवा कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन के साथ भी ये मैच करता है, प्रिंसिपल ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। ठीक है, इतना ही था। उसके बाद इंडिया कनाडा स्पैट एग्रीवेट्स वीजा वोज फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। ठीक है, इंडिया और कनाडा के अंदर जो अभी डिप्लोमेट्स को लेके बातें चल रही है, उसकी वजह से जो ट्रैवलर्स है, इंडियन ट्रैवलर्स है, उनको थोड़ा टाइम डिले हो रहा है उनका, ठीक है, वीजा मिलने के लिए। द डिप्लोमेटिक रो में इंक्रीज वीजा वेटिंग। ठीक है, इसकी वजह से वीजा वेटिंग इंक्रीज हो रहा है, वीजा वेटिंग पीरियड एंड रिजेक्शंस फॉर इंडियन सीकिंग टू ट्रैवल इंडिया, रिजेक्शंस हो रहे वीजा इंडियंस के जो जाना चाहते कनाडा को। डिस्पाइट मेनी एम्बेसी सेइंग दैट दे हैव स्ट्रीमलाइन देयर क्लियरेंस प्रोसेस, तो कनाडा ने ये बोला है कि हमने हमारी जो वीजा सर्विसेज है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, क्लियरेंस प्रोसेस को, यही उन्होंने बोला है। इंडियन वीजा सीकर्स ऑफन फेस लॉन्ग वेटिंग, तो इसकी वजह से लॉन्ग वेटिंग हो रही। ठीक है, देखिए मैंने बताता हूँ क्या इशू हुआ है। 41 कैनेडियन डिप्लोमेट जो इंडिया के अंदर थे, उनको गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने देश चले जाओ, हमारे यहाँ मत, हमारे एम्बेसी के अंदर मत रुको, आप आपकी जो एम्बेसी है कनाडा की, जो एम्बेसी इंडिया के अंदर है वहाँ पे मत रुको, उनको हकाल दिया इंडिया ने सीधा सीधा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बात हो रही है। उसके बाद दूसरी न्यूज देखते, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूके एंड यूएसए शेयर कंसर्न ओवर डिपार्चर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स। ठीक है, इन्होंने भी बोला है कि आपने, इंडिया ने गलत किया है गलत किया है कि आपने उनके डिप्लोमेट्स को हकाल दिया, 41 जो डिप्लोमेट्स हैं उनको, तो इन्होंने इनडायरेक्टली कनाडा को सपोर्ट किया। यूके एंड यूएसए हैव एक्सप्रेस द कंसर्न्स ओवर द डिपार्चर ऑफ 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कंसर्न जताए। with Britain saying it disagrees with India's government decision, which believes is behind their exit and ongoing standoff between India and Canada। ठीक है, तो ब्रिटेन ने इसको सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, इतना ही है, कनाडा को यूएसए एंड यूके ने सपोर्ट किया, बस ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बटरफ्लाई मेक अ रियल कॉल इन हिमाचल। ठीक है, एक बटरफ्लाई जिसका नाम है पेंट ब्रश स्विफ्ट, वो हिमालय में अभी तक दिखी नहीं थी, वो ईस्टर्न हिमालयज में दिखती थी, वेस्टर्न हिमालयज में पहली बार दिखी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसका फोटो लिया गया है, इसके ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है, देखेंगे क्या है आर्टिकल। बटरफ्लाई इज रेयर इन द वेस्टर्न हिमालयस। ठीक है, ये बटरफ्लाई रेयर है, वेस्टर्न हिमालयज में नहीं मिलती। उसके बाद पेंट ब्रश स्विफ्ट हैज बीन फोटोग्राफ लिया है एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश चंबल डिस्ट्रिक्ट।
चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहली बार मिली। द स्टेट इज होम टू 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश में भारत की 25% बटरफ्लाईज मिलती हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा, ठीक है। पेंट ब्रश स्विफ्ट, a butterfly species of Hesperidae family, was sighted and photographed in the second week of October during the field survey conducted under the Wild Bharatiya project initiated by Bharatiya Forest Range of Dalhousie Forest Division of हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 2022। ठीक है, इसको याद रखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर इसका फोटो लिया गया है और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, वाइल्ड भाटियत प्रोजेक्ट, भातियत प्रोजेक्ट, ठीक है, वाइल्ड, यहाँ पे देखिए वाइल्ड भातियत प्रोजेक्ट, ठीक है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड भातियत प्रोजेक्ट के अंदर भारतीय फॉरेस्ट रेंज, जो रेंज ऑफ डलहौसी फॉरेस्ट डिवीजन हिमाचल प्रदेश की जो है, उन्होंने इसको कैप्चर किया। द स्पीसीज हैज नेवर फोटोग्राफ्ड इन हिमाचल प्रदेश सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1978 जब ये पहली बार लोगों को मिला था, तब से आज तक ये कभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं मिला है, तो ये पहली बार मिला है। इट वॉज डिस्क्राइब बाय द लिपिडोटेरिस्ट, मतलब जो बटरफ्लाई की स्टडी करते हैं, फेडरिक मोरे, मोर देन 145 ईयर्स एगो फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। इसको पहली बार किसने नोट किया था, इन्होंने किया था फेडरिक मोरे ने 145 ईयर्स पहले। वो कहाँ किया गया था, ईस्टर्न हिमालय में, और ये हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय में आता है, ठीक है, इतना याद रखिए। द पेंट ब्रश स्विफ्ट हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमन इन नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। कहाँ कहाँ मिलती है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, एंड रेयर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहुत कम मिलती है। पेंट ब्रश स्विफ्ट इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द टू सेपरेट स्पॉट्स ऑन द अपर फोर विंग सेल्स, ठीक है, इसके ऊपर दो स्पॉट्स होते हैं। आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द टू सेपरेट स्पॉट्स इन द अपर फोर विंग सेल्स, इसके ऊपर उसके दो स्पॉट्स होते हैं, उसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। बस इतना याद रखिए, यूपीएससी इतना ही पूछेगा कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी ठीक है। उसके बाद पेरिस से रिलेटेड एक न्यूज है, क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज टॉक एंडेड इन फेलियर अहेड ऑफ COP28। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कहाँ होने वाली है, यूएई में होने वाली है, ठीक है, अभी दिसंबर में होगी। उससे पहले जो टॉक्स हो रहे थे लॉस एंड डैमेज फंड से रिगार्डिंग, उसके ऊपर कंसेंसस नहीं बने, ठीक है, सब पार्टीज एग्री नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्यू इशू क्या रहा, क्यू इशू फॉर रिचर नेशंस हु वांट चाइना टू पे इनटू द फंड। रिचर नेशन ने बोला कि भाई चाइना इतना कमा रहा है, चाइना कहाँ का डेवलपिंग है, वो तो डेवलप कंट्री हो गया है, पूरे वर्ल्ड को वो, ही इज मैन्युफैक्चरर ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको भी बोलो कंट्रीब्यूट करो, ये भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है पूरा, तो इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। लेकिन चाइना ने नहीं माना, क्यों मानेगा चाइना, चाइना खुद को अभी भी बच्चा ही समझता है, मतलब डेवलपिंग ही समझता है, ठीक है। यूएसए सैंक्शन 3 चाइनीज फर्म फॉर गिविंग मिसाइल कंपोनेंट्स टू पाकिस्तान। यूएसए ने सैंक्शंस लगाए 3 चाइनीज फर्म्स के ऊपर, क्योंकि वो मिसाइल्स के कंपोनेंट्स दे रहे थे पाकिस्तान को। अच्छी बात है अपने लिए तो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। देखते आगे क्या है। म्यांमार जुंटा ऑर्डर्स एयर स्ट्राइक टू रिकवर लॉस्ट आउटपोस्ट। देखिए इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं, म्यांमार में क्या होता है। 1 फरवरी 2021 को, 1 फरवरी 2021 को वहां की जो आर्मी है म्यांमार की, उसको जुंटा बोलते हैं, जुंटा, JUNTA, ठीक है, यहाँ पे देखिए जुंटा। तो इस आर्मी ने कू किया, आंग सैंग सुकी, इनकी जो गवर्नमेंट थी, उनको उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया और बोले कि भाई बस हो गया आपका अभी, और उन्होंने तख्ता अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो तब से अभी तक वहां पे मिलिट्री रूल चल रहा है, पहली चीज तो। दूसरी चीज तो एशियन नेजर्स, एशियन, ASEAN, एशियन जो ग्रुप है, इसके अंदर इनको 5 पॉइंट कंसेंसस दिए गए थे, आप इसको फॉलो करो। उसके ऊपर भी जुंटा ने कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक है। अभी ये फतेह की बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया ने पहली बार किसी मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ, जो कि म्यांमार के अंदर, उनके साथ इनके रिलेशन है, वी आर हैविंग ट्रेड विद देम, ठीक है, तो अपना अभी ट्रेड उनके साथ चालू है।
बट वी आर सेइंग टू देम कि आप मिलिट्री रूल मत रखो, डेमोक्रेटिक रूल रखो वापस, ठीक है, इतना ही। अभी न्यूज में क्या है वो देखते हैं। म्यांमार रूलिंग junta declare airstrike and troop reinforcement in its retired to recover. It tried to recover lost outpost near the Chinese border from rebel. जो रिविलियन ग्रुप है इसके अंदर का, इसका नाम क्या है, KIA, काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। तो इन्होंने जो पोस्ट हत्याएं है उनके ऊपर उन्होंने बोला एयर स्ट्राइक करो, ठीक है। Aung San Suu Kyi, the toppling of Aung San Suu Kyi's civilian government in 2021 coup sparked a huge backslash and military junta is now battling opponents across the country। तो वो सारे opponent को धुन के पकड़ पकड़ के मार डाल रही, ठीक है। Kachin Independent Army attacked the Myanmar's military position around the Meuse district in northern Shan state on the Thursday and near the remote town लेजा इन काचिन स्टेट ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो ये जो KIA इन्होंने अटैक किया था उनके पोस्ट के ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट है। और इतना एक यहाँ पे एक फैक्ट है, द KIA कंट्रोल द लार्ज पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन मेजोरिटी काचिन स्टेट हैज क्लैश विद द म्यांमार मिलिट्री फॉर डिकेट्स से उनके ये चल रहे। और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, पीपल्स डिफेंस फोर्स, तो यहाँ पे जो म्यांमार के लोग हैं वो खुद से ही बोला कि हम आपकी गवर्नमेंट नहीं मानते, म्यांमार की जुंटा को बोला, जुंटा मतलब मिलिट्री म्यांमार की। तो उनका वो एक डिफेंस खुद से पीपल्स ने डिफेंस चालू किया, उसको बोलते हैं पीपल डिफेंस फोर्सेस, और वो उन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है। द रीजन हैज इंटेंस फाइटिंग सिंस द coup। द जुंटा एक्यूजेस द KIA ऑफ ट्रेनिंग। अरे KIA जो ये काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी है, ये ट्रेन कर रही है पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को, दैट हैव स्प्रंग अप इन रेजिस्टेंस, जो गवर्नमेंट को अपोज कर रही है। जुंटा हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग आउट ब्लडी ट्रैक्स ऑन सिविलियंस एज इट स्ट्रगल टू क्रश रेजिस्टेंस टू इट इन 2021 coup, ठीक है। यही है न्यूज, बाकी कुछ भी नहीं। म्यांमार के बारे में दो तीन चीजें याद रखिए। एंड किसकी गवर्नमेंट थी, आंग सैंग सू की, ये नोबेल प्राइज विजेता है, इनको हटाया गया गवर्नमेंट से और वहां पे मिलिट्री coup। अभी एकदम मस्त न्यूज है साइंस की पेज के ऊपर। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस अंडरगो मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस। कुछ भी नहीं है न्यूज के अंदर, यही बोला है कि एवियन इन्फ्लुएंजा है, वक्त के हिसाब से ये एशिया में मिलता था, तो अभी अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में मिल रहा है, यूरोप के अंदर मिल रहा है। सिर्फ ये वायरस जैसे कि वैसा नहीं मिल रहा, इसके अंदर भी कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं, ये इन्होंने बोला है पूरे आर्टिकल के अंदर, ठीक है। दो चीजें समझ में आई, पहले एशिया में मिलता था, अभी अफ्रीका में मिल रहा है, यूरोप में मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी कंट्री और बहुत जगह मिल रहा है। लेकिन ये सेम टू सेम वायरस नहीं है, इसके अंदर इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं, वहां के जो लोकल रेजिस्टेंस को अडॉप्ट करके खुद को मॉडिफाई कर रहा है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। और एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रीएसोर्टमेंट, इसका मतलब होता है जेनेटिक चेंज कर रहा है, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर। देखते हैं पूरा आर्टिकल क्या है। द रिसेंट स्टडी पब्लिश इन नेचर रिवील अ मेजर चेंज इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन H5 इन्फ्लुएंजा वायरस। एवियन का मतलब होता है जो पक्षियों को होता है, ठीक है। तो H5 इन्फ्लुएंजा वायरस इंक्लूडिंग ए शिफ्ट इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हुआ। एपिसेंटर ऑफ दिस वायरस हैज एक्सटेंडेड बियॉन्ड एशिया टू द न्यू रीजन इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। हाईली पैथोजेनिक एवियन H5N1 वायरस हैज इंटेंसिफाइड ग्लोबली सिंस 2021 से बढ़ गया है, इन्फेक्टिंग एंड किलिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइल्ड एंड बर्ड्स एंड पोल्ट्री, वाइल्ड बर्ड्स को और पोल्ट्री को इन्फेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज पोजिंग अ रिस्क टू द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ह्यूमन मैमल ये आता है, ठीक है, इनको भी अफेक्ट कर रहा है आजकल। H5N1 इमर्ज इन चाइना in 1996, ठीक है, ये भी वायरस मतलब कोविड-19 जैसा ये भी वायरस चाइना के अंदर ही इमर्ज हुआ था। द स्केल ऑफ H5 आउट ब्रेक द वाइल्ड बर्ड्स escalated beyond the Asia in 2014, but the region recent surges। देखो अभी जो सर्ज हुआ है वो 2040 के
ये से हुआ है, ठीक है। अ स्केल ऑफ H5 आउटब्रेक्स इन वाइल्ड बर्ड्स हैज एस्केलेटेड, बढ़ गया है इसका इन्फेक्शन बियॉन्ड एशिया सिंस 2014 से एशिया के बाहर ही स्प्रेड हुआ, यही इन्हें बोल रहा है। और ये क्यों स्प्रेड हो रहा है, इसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये चीज अनक्लियर है, ठीक है। द अंडरलाइंग इवोल्यूशन ऑफ दिस वायरस हैज बीन अनक्लियर, क्लियर नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने बोला। और इसके दो वेरिएंट्स मिले, द टू न्यू H5 वायरस आइडेंटिफाइड between 2020 and 2022 that emerged from Africa and Europe bird population। दो न्यू वेरिएंट्स मिले, एक अफ्रीका से और एक यूरोप से। इंडिकेटेड अ नोबल शिफ्ट इन H5 epidemic away from the Asia into the into other continents। The strain were determined to have evolved through specific genetic reassortment with low pathogenic viral variant as they disseminate। जैसे ही जैसे वो स्प्रेड होगा, डिसमिनेट होगा, वैसे वैसे उसके अंदर जेनेटिक एक्सचेंज होता है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। द ऑथर suggests that in increased persistence of avian influenza in wild birds population is driving the evolution and spread of new strain। जो इंक्रीज हो रहा है एविएशन वायरस के अंदर वजह से, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो रहा है, और उसकी वजह से, क्योंकि वो अलग मतलब वो ज्यादा पॉपुलेशन में अगर वो स्प्रेड होगा तो वो वायरस खुद को डेवलप ही करेगा ना, यही उन्होंने बोला है। These results highlight a shift in highly pathogenic avian influenza H5 epidemic center beyond Asia, indicating that the increasing persistence of highly pathogenic avian influenza H5 in the wild birds is facilitating geographical and host range expansion। ये इन्होंने बोला है कि ये बढ़ रहा है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए अपने को एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज गो टू लिमिट द वायरल स्प्रेड, और एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, यही इन्होंने बोला है, ठीक है। कुछ भी नहीं इस आर्टिकल के अंदर, एशिया से स्प्रेड होकर यूरोप अफ्रीका में गया है, उसके अंदर वो डेवलप भी हो रहा है, ये इन्होंने बोला है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, पॉसिबल पाथवेज फॉर लॉन्ग कोविड पैथोजेंस अंडर कवर। ये समझने से पहले 3-4 टर्म समझिए। सीरोटोनिन क्या है, सीरोटोनिन क्या है, ठीक है। इट इज अ कंपाउंड प्रेजेंट इन द ब्लड प्लेटलेट्स एंड सीरम विच कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड वेसल्स एंड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। सीरोटोनिन क्या है, ये ब्लड प्लेट्स में मौजूद होता है, और वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसको छोटा मोटा करना, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा काम भी करते हैं। सीरोटोनिन is a chemical that carries the message between the nerve cells, वही न्यूरोट्रांसमीटर, in a brain and throughout the body। Serotonin plays a key role in such body functions as mood, sleep, digestion, nuisance, wound healing, bone health, blood clotting and sexual desires, ठीक है, ये सारे काम ये करता है। तो अभी क्या बोला है, रिसर्चर्स asserted assess and metabolic profile of individuals with long covid फाउंड, जिनको लंबा कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और एक्यूट कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, ये दो ने ऊपर स्टडी की है। एक्यूट मतलब जिनको बहुत सीवियर पेन हुआ था, इन्फेक्शन किया, एक्यूट मतलब बहुत डेंजरस इन्फेक्शन हुआ था कोविड का, और लॉन्ग कोविड मतलब इनका बहुत लंबा खिंच गया कोविड इन्फेक्शन। उनकी क्या मिला है, हैज फाउंड द सेरोटोनिन abundance is reduced both during the acute COVID-19 and in individuals with multiple long term symptoms, और जिनको लॉन्ग टर्म सिम्टम्स थे उनके अंदर भी, और जिनको एक्यूट कोविड-19 हुआ तो उसके अंदर भी इसका अबेंडेंस हुआ था। किसका अबेंडेंस हुआ था, सेरोटोनिन का, ठीक है। रिड्यूस द सेरोटोनिन लेवल्स एसोसिएटेड विद लॉन्ग कोविड-19 में रिड्यूस हुआ है सेरोटोनिन लेवल का, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। सेरोटोनिन रिड्यूस हुआ है दोनों भी कंडीशन में, ये इसको याद रखिए। अभी देखते हैं उसका क्या बोला गया। डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल कॉज मेमोरी प्रॉब्लम्स, ब्रेन फॉग का मतलब क्या होता है,
कंफ्यूजन होना, फॉरगेटनेस होना, लैक ऑफ फोकस, मेंटल क्लियरिटी, इसको बोलते हैं कि ब्रेन फॉग। द इनएबिलिटी टू फोकस ऑन टास्क एंड फटीग इन पीपल विथ लॉन्ग कोविड। ठीक है, इसके की क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था सेरोटोनिन, इसकी वजह से ये सारे उसको सिम्टम मिले। रिड्यूस सेरोटोनिन लेवल was seen both during acute COVID-19 and in individual with long COVID। जिनके सिम्टम ज़्यादा दिखे, कोविड के ज़्यादा दिन तक दिखे, उनके अंदर भी, और जिनको एक्यूट कोविड हुआ था उनके लिए भी। ठीक है, सारस कोविड 2 इन्फेक्शन लेड टू द सेरोटोनिन रिडक्शन थ्रू टाइप 1 इन्फेटेरॉन सिग्नलिंग। इन्फेटेरॉन क्या है? इन्फेटेरॉन आर द प्रोटीन दैट आर पार्ट ऑफ योर नेचुरल डिफेंस। जो कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो उसके जो फर्स्ट फ्रंट पे लड़ता है उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये सेरोटोनिन रिडक्शन होने की लीड इसकी वजह से क्या हुआ, कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह लीड टू द सेरोटोनिन रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि जो टाइप 1 इन्फ्लुएंस सिग्नलिंग ये वीक हो गया था। ठीक है, while the serotonin level return to the normal level after the acute infection phase in the most people। इन्फेक्शन होने के मतलब रिड्यूस होने के बाद सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल हो गया था कुछ लोगों के अंदर। दोज हु क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन शो द सस्टेनेंस क्रोनिक रेजिस्टेंस। सेरोटोनिन रिडक्शन जिनके अंदर, किन के अंदर दिखा? जिनको क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन हुआ था उनको। ठीक है, reduce the serotonin level in the people with long covid might have sequence of unresolved inflammation induced by viral products। ठीक है, यही इन्होंने दिया है। द स्टडी फाउंड दैट द लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्राइफोटोफैन, ये क्या है? एन एमिनो एसिड दैट हेल्प द रिड्यूस द सेरोटोनिन इन गट्स। गट्स के अंदर ये सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कॉज द सेरोटोनिन रिडक्शन। इसकी वजह से एक स्टडी के हिसाब से लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्राइफोफैन, इसकी एबिलिटी कम होने की वजह से सेरोटोनिन का रिडक्शन हुआ है बॉडी के अंदर, ये इन्होंने बोला है। रिडक्शन इन सेरोटोनिन लेवल लीड टू द reduced activation of vagus nerve resulting in impaired memory। ठीक है, ये इन्होंने बोला है, मेमोरी इंपेयर हो जाती है इसकी वजह से, ये इसका इम्पैक्ट इन्होंने बताया। ऑल फोर क्वैक्स वेयर सेम फॉल्ट सिस्टम। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर हारात में जो अर्थक्वेक आया था वो एक ही जगह उसका एपी सेंटर था, ये इन्होंने बोला। और उसको वो ये बोलते हैं कि वो मल्टीप्लेट्स बोलेंगे उसको, ना कि एक ही जगह पे अर्थक्वेक आने को अपन मल्टीप्लेट्स बोलेंगे, रादर देन मिनी शॉक्स, फ्रेश फ्लॉक्स और आफ्टर शॉक्स बोलने की जगह। ठीक है, क्योंकि ये एक ही फॉल्ट पे हुआ था। ठीक, ये उन्होंने बोला है, बाकी कुछ भी नहीं इस आर्टिकल में। यहाँ पे एक आर्टिकल है, डज इंडिया नीड रीलुक अ डैम सेफ्टी एक्ट। इंडिया का जो डैम सेफ्टी एक्ट है न्यूज़ में, क्योंकि आसाम के अंदर जो अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से लोनाक लेक जो फट गया था और फ्लड आया था। ठीक है, ग्लेशियर लेक फ्लड क्या होता है, समझो ये ग्लेशियर से ये बर्फ है, इस कलर का बर्फ है, ये पिघल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे जमीन के अंदर एक खड्डे में वो पानी भर गया। ठीक है, एक लेक जैसा फॉर्म हो गया और कुछ वजह से ये फट गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये सिक्किम के अंदर आया था, साउथ लोनाक लेक में ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट था, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में। देखते क्या है, इंडिया के अंदर 6000 लार्ज डैम्स है, उसमें कि 80% जो डैम्स है वो 25 ईयर से भी पुराने। ठीक है, इसके लिए रिस्क बढ़ जाती है। सिक्किम का जो फ्लड हुआ था अभी वो तीस्ता डैम था एट चुंगतांग, इसके ऊपर ये डैम फट गया ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने की वजह से। ठीक है, और रिपोर्ट में ये रिवील हुआ है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं थी, इसकी वजह से फ्लड अफेक्ट किया इतने लोगों को। नो रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंशन मेजर इन प्लेस एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। लॉ के अंदर भी कोई असेसमेंट और प्रिवेंशन मेजर नहीं दिए गए। ठीक है, डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में बात की। द एक्ट लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैंडेट दैट द नेशनल एंड स्टेट लेवल बॉडीज बी एस्टेब्लिश्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बॉडी बनाई जाए। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी
वुड ऑब्जर्व द डैम सेफ्टी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ये इसको ऑब्जर्व करेगी। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी वुड चार्ज विद इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजॉल्विंग द स्टेट लेवल डिस्प्यूट, स्टेट लेवल के डिस्प्यूट भी रिजॉल्व करेगी। द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन वुड हेड द डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एट नेशनल लेवल, ठीक है, वो उसको लीड करेगा। द स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड द डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वुड सेटअप, इसको भी सेटअप किया जाएगा। सिक्किम के अंदर ये कमेटी बनाई गई है, स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है, अगस्त के अंदर, और उसमें 17 अगस्त 17 को बनाई गई थी, और उसके अंदर 9 मेंबर्स हैं, ठीक है, यही एग्जाम्पल दिया गया, बस इतना इसकी याद रखें। व्हाट डज द स्टेट नीड टू डू, स्टेट ने क्या करना चाहिए। द प्रोविजन रिक्वायर्ड स्टेट टू क्लासीफाई डैम बेस्ड ऑन, ये सजेशन दिए गए स्टेट ने क्या करना चाहिए। स्टेट ने क्लासीफाई करना चाहिए डैम बेस्ड ऑन द hazard risk, conduct regulatory inspection, create emergency action plans, institute emergency flood warning system, undertake safety review and periodic रिस्क असेसमेंट स्टडीज, ये इन्होंने स्टेट ने किया करना चाहिए। स्टेट वे आर आस्क्ड टू रिपोर्ट द रिकॉर्ड इंसिडेंट्स ऑफ डैम फेल्यूर, डैम फेल्यूर के इंसिडेंट्स स्टेट ने रिकॉर्ड करने चाहिए और रिपोर्ट भी करनी चाहिए। अंटिल नाउ नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिक्वायर्ड सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग ऑफ फेल्यूर्स एंड नो सिंगल एजेंसी वॉज टेकन विथ ट्रैकिंग दिस डाटा, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम बनाया नहीं है, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन कीप्स द रिकॉर्ड बट द लिस्ट नॉट अपडेटेड रेगुलरली, सेंट्रल वाटर कमीशन रिकॉर्ड रखता है किसका, डैम फेल्यूर्स का, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया, रेगुलरली अपडेट नहीं करता है। द इम्प्रिजनमेंट, अगर ये किसी को फॉलो नहीं करता तो उनको इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा, एक तो फाइन भी हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, एंड दिया गया, ठीक है, तो दोनों भी हो सकता है। इफ सच ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइव्स और इमिनेंट डेंजर, देयरफॉर द एंटिटी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू द 2 ईयर, 2 साल तक उसको जेल भी हो सकती है। डैम सेफ्टी एक्ट डज नॉट प्रमोट द रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड फेल्स टू इंसेंटिवाइज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग रिस्क बेस्ड नहीं होता है, और इंसेंटिव जो इंसेंटिव दिया जाता है उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डैम सेफ्टी इज फंक्शनल फंक्शन ऑफ मेनी पार्ट्स, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम सेफ्टी के अंदर कौन कौन से डायमेंशन आती है। फर्स्ट है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड दैट adhere टू द सेफ्टी मार्जिन, maintaining and operating them per guidelines, recording data in real time in accessible format, forecasting hazardous event and instituting emergency plans, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। hazard profiling and regulatory assessment also be mandated by the act। अभी hazard profiling इसमें जो बोला था कि उसके ऊपर डैम का क्लासिफिकेशन करो, उसके ऊपर डैम की इसको मैंडेटरी किया गया है, ठीक है, एक्ट के अंदर। Act requires the dam builders to conduct a comprehensive dam safety evaluation, but there is no standardization of how the failure be analyzed and reported, ठीक है। इसके अंदर ये तो बोला गया है कि जो बना रहा है डैम हैव टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवोल्यूशन, उसका इवोल्यूशन करना पड़ेगा डैम बनाने के बाद कि ये सेफ्ट है कि नहीं, बट देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाउ द फेल्यूर इज एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड, बट जब फेल होता है तो उसको एनालाइज करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो स्वैग यूपीएससी ओनली टेलीग्राम के ऊपर आप सर्च करो और इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। थैंक यू।